करने का। अभी जो पढ़ा है वो सब ग्राफिकल मेथड है चीज़ों को करने का। तो पैरेललोग्राम लॉ देखा था, बताया था दो वेक्टर से अगर रोम्बस, दो वेक्टर से अगर पैरेललोग्राम बना दिया जाए तो एक डायगोनल उनका सम बताएगी, एक डायगोनल उनका डिफरेंस बताएगी, है ना, रिप्रेजेंट करेगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अब वो तरीका पढ़ने वाले हैं जो एक्चुअली में इस्तेमाल किया जाएगा। ग्राफिकल तरीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त उस फॉर्मूले का बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ ए वेक्टर, या ऐसे बोले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम विथ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर। ठीक है, तो एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ में। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ में। तो कोई भी वेक्टर है ए, ठीक, अगर हमें के ए निकालना हो, जहां के कोई स्केलर क्वांटिटी, ठीक, तो के इंटू ए will simply be equal to a new vector which is parallel to k, a vector, and whose magnitude becomes equal to ka। समझ में आई बात? जब हम एक स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर है k is also a vector but whose magnitude is k times of a, magnitude of a। ठीक है, अगर if k is negative, ठीक, अगर k खुद नेगेटिव है, k कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, इट कुड बी नंबर, इट कुड बी सम फिजिकल क्वांटिटी आल्सो, जैसे k could be mass, mass is a scalar quantity। if k is negative तो ka, ये a वेक्टर था, तो माइनस के ए, इट विल बी क्या, के ए विल बी ए वेक्टर विच इज एंटी पैरेलल टू ए, के ए वेक्टर विल बी एंटी पैरेलल टू के, टू ए वेक्टर, सॉरी। ठीक है, और ये यस सर। देखो सर, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई वेक्टर है a, तो 2a वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा। 3a वेक्टर कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। बोलो, यस सर। a/2 वेक्टर कैसा हो जाएगा, a/2 वेक्टर मतलब बेसिकली 1/2 इंटू a वेक्टर, ऐसा हो जाएगा, है ना। बोलो, यस सर। यस सर। और -2a वेक्टर कैसा होगा,
Just opposite direction. opposite direction of A. -2 वेक्टर ही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? ए वेक्टर अगर दे रखा है उसका के टाइम्स वेक्टर एक नया वेक्टर होगा डिपेंडिंग अपॉन के की वैल्यू पॉजिटिव या स्केलर है। जैसे एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन है जो सबने पढ़ी हुई है, F बराबर ma, पढ़ी हुई सबने? Yes, sir. एक्चुअली तो पहले क्योंकि आपने वेक्टर नहीं पढ़ा था तो ये बात पहले निकल के नहीं आई थी। बस एक मिनट, तो ये बात पहले निकल के नहीं आई थी कि फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर है, लेकिन एक्चुअली में जो लॉ है वो ये है, न्यूटन लॉ ये है, मतलब फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, जहां m जो है वो मास है और m जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इस लॉ से एक बात हम जो सीधे कर सकते हैं कंक्लूड वो ये कि एक्सेलरेशन वेक्टर अगर एक किसी डायरेक्शन में एक पार्टिकल का है, ठीक, तो फोर्स वेक्टर भी एक्सेलरेशन वेक्टर के पैरेलल होगा जिसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स ऑफ a होगा। बोलो Yes, sir. ठीक। उसके अलावा एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। Velocity. तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी वहां पे हम क्या बनाएंगे, एरो बना देंगे। इससे व्हाट कैन बी कंक्लूड, मोमेंटम विल ऑलवेज बी पैरेलल टू वेलोसिटी। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है तो उस पार्टिकल का मोमेंटम p भी इसी डायरेक्शन में होगा जिसका मैग्नीट्यूड मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होगा। बोलिए। उसके अलावा एक ये भी आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम। Time. टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगी, जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी होगा। बोलो। टाइम स्केलर है तो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन ये बात पहले हो चुकी है, चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी में फर्क होता है ना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी एक ही बात नहीं है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज हो, vf माइनस vi हो, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक, बस अभी तक हमें ये सारे फॉर्मूले मालूम थे लेकिन वो मैग्नीट्यूड हमको मालूम था। अभी तक हमको ये सारे फॉर्मूले मालूम, लेकिन हम सारी बातें मैग्नीट्यूड के टर्म में कर रहे थे। अब हम बात करेंगे किसके टर्म्स में, डायरेक्शन के टर्म्स में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर वाला टॉपिक क्लियर है। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर is a vector with unit magnitude
इट हैज नो डायमेंशन, डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इट हैज नो डायमेंशन, इट इज यूज्ड ओनली टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट, मतलब 1। ठीक, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, वो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ये मैथमेटिकल तरीका है डायरेक्शन बताने का। एकदम स्टार्टिंग में बात हुई थी कि डायरेक्शन बताने के कई तरीके हैं। एक वर्बली बता दिया, एक ग्राफिकली बता दिया, एक एंगल के थ्रू बता दिया, है ना, यस सर। और एक तरीका ये यूनिट वेक्टर के थ्रू। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। यूनिट वेक्टर का सिंबल, अगर मान लो कोई भी वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर का सिंबल ए कैप होगा। तो ए कैप उसका सिंबल है किसी भी यूनिट वेक्टर का, है ना। उसके ऊपर हम क्या लगा दें? उसको बोलते हैं कैप। ठीक, वेक्टर का सिंबल क्या था? ए वेक्टर। ठीक, बी वेक्टर है, बी कैप, है ना, एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर क्या है? बी। सी कैप एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर के आगे या किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर ऐसा कैप बना हुआ है, तो वो कैप एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक, और किसी भी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? किसी भी वेक्टर को उसी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो चीज हमको मिलेगी वो एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक, जैसे 5 न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन अपॉन 5 न्यूटन विल बी इक्वल टू, हम बोलेंगे, यूनिट वेक्टर along x डायरेक्शन। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड वेलोसिटी अपॉन 20 मीटर्स पर सेकेंड, हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक, अपवर्ड। समझ में आ रही बात है? तो 20 यस सर। मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया? सिर्फ डायरेक्शन बच गई। कितना आ गया? मैग्नीट्यूड 1 आ गया। इसी वाले फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? वी कैन से कि कोई भी वेक्टर बराबर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन। तो इतना वाला पार्ट उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये उस वेक्टर की डायरेक्शन बता रही है। ठीक, भाई वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, है ना, है ना। यस सर। यस सर। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। दोनों चीज रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर 20 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एफ कैप है, ठीक, तो वी कैन से फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 20 न्यूटन एफ कैप। बोलो।
बोलो। Yes, sir. तो सिंपल है, ठीक, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अपवर्ड डायरेक्शन में कोई पार्टिकल जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे कैप, कुछ भी सिंबल हो सकता है, तो वेलोसिटी वी कैन से टू बी इक्वल टू 10 meter per second J cap. 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप, ठीक। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वी कैप, ठीक। तो उसकी वेलोसिटी कैन बी सेड टू बी इक्वल टू 5 meter per second V cap. 5 मीटर पर सेकेंड वी कैप, और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है रेडियली आउटवर्ड, एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, रेडियली आउटवर्ड एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, ठीक। तो उस और इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यूनिट यही होती है, अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उस एक्सेलरेशन वेक्टर को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बताओ। -2 meter per second square. R cap. वेरी गुड, -2 मीटर पर सेकेंड आर कैप, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। Yes, sir. ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आई हुई होगी, क्या कर दिया ये, इस बात का इस्तेमाल किया जो पहले बार डिस्कस हो चुकी है कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स होता है, ठीक। तो आर कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि बाहर की तरफ है, ठीक। एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, इसका रिवर्स होगा, माइनस आर कैप के लाऊंगा, बोलो बोलो। Yes, sir. एक्सेलरेशन इसका रिवर्स होगा, माइनस आर कैप के लॉन्ग होगा, तो इसका एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना क्या बोल देंगे, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. अब there could be इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स, है ना। हर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन हैव ए यूनिट वेक्टर, स्पेस में हर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन मेक ए यूनिट वेक्टर, देयर कुड बी इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स, है कि नहीं, ठीक है। आउट ऑफ Yes, sir. which 3 are very important, and that is they are unit vector along x-axis, उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप, सिंबल है आई कैप। यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, इसका सिंबल होता है जे कैप। यूनिट वेक्टर along z एक्सिस, इसका सिंबल होता है के कैप। स्पेस के किसी भी पॉइंट को, किसी भी पोजीशन को वी कैन रिप्रेजेंट बाय सम कोऑर्डिनेट्स x y z, है ना।
कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड। 3D स्पेस को वी कैन रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, जहाँ एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। बताइए ना? Yes, sir. Yes, sir. और एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर हम आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अगर मुझे बताना है 10 न्यूटन फोर्स along x axis, या तो मैं बोलूं 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग along x axis, है ना, या तो मैं बोलूं 10 न्यूटन फोर्स along x axis, या मैं क्या बोल दूं 10 I cap. इक्वल टू 10 आई कैप। न्यूटन ऑब्वियस बात है, होना ही चाहिए। बोलिए। Yes, sir. या तो मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन इज -9, या ऐसे बोलूं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along y एक्सिस, तो क्या बोल दिया जाए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -9.8 जे। J cap. समझ में आ रही है बात? बोला जाए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड है along z axis, so we can simply say velocity is equal to 20 k cap। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इनफैक्ट अगर हम ऐसी प्रॉब्लम करें, एक वॉल है और ये वाली एक्स एक्सिस है, तो वॉल के अराउंड एक बॉल जा रही थी ऐसे 10 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस, इधर की तरफ एक्स एक्सिस, और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? 10 meter per second. I cap. I cap. इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। बोलो, ये वेक्टर होगी। बोलो, Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? -5 meter per second. -5 आई कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई ना, ये वाली डायरेक्शन उल्टी हो गई ना, तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा जाएगा? -5 आई कैप लिखा जाएगा। बोलो बोलो। Yes, sir. किसी भी सवाल में आप मेंटली ऐसे एक्स वाई जेड एक्सिस मान सकते हैं। ठीक है, किसी भी सवाल में आप ऐसे मेंटली एक्स वाई जेड एक्सिस मान सकते हैं। ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूं एक कार is moving with at 30 I cap velocity. After sometimes its velocity becomes -40 J cap। तो क्या इस प्रॉब्लम को विजुलाइज कर सकते हैं आप? Yes, sir. क्या उस प्रॉब्लम को विजुलाइज कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. विजुलाइज करने के लिए आपको पहले एक्स और वाई एक्सिस इमेजिन करने पड़ेंगे। नॉर्मली हम एक्स और वाई एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेते हैं,
नॉर्मली हम y एक्सिस को वर्टिकल लेते हैं, x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लेते हैं। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर्स पर सेकेंड है, बोलो। और फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या है, क्या है वो, -40 J cap. किधर की तरफ होगा, negative y axis. किधर की तरफ होगा, Downward. ये वी आई। अगर आप कोई बोले व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, कोई बोले व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, 50 meter per second. किधर की तरफ So होगी, 50. किधर की तरफ होगी, बोलिए, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ग्राफिकली चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, और एक्सप्रेशन वाइज चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा -40 J कैप -30 I कैप, दैट्स ऑल। हम अगर ये बोल दें तब भी क्या दिक्कत है, VF माइनस VI तो किया हमने, ये वाला वेक्टर VF ही तो है, बताओ, ये वाला वेक्टर VI ही तो है, बताओ। तो चेंज को हम ऐसे भी चाहें तो लिख लें, बोलो। Yes, sir. इसको हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर रिप्रेजेंट करना कहते हैं। अब इस पे आते हैं, अब इसके बारे में बॉदर मत कीजिए ज़्यादा, इसी को हमको पढ़ना है डिटेल में कि वेक्टर को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर वाला पार्ट क्लियर हो गया, बताइए। Yes, sir. कुछ लॉजिकल के बाद एक आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक। बेसिकली इसमें जो मैथ्स है वो बहुत सिंपल सी है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस ए का है और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये साइड ए कॉस थीटा के बराबर होगी, ये साइड ए साइन थीटा के बराबर होगी, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसी ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस का इस साइड से एंगल दे रखा होता, हाइपोटेनस का इस साइड से एंगल दे रखा होता फाई, तो ये साइड ए कॉस फाई के बराबर हो जाती, ये साइड ए साइन फाई के बराबर हो जाती। जिस साइड के साथ में एंगल फाई दे रखा है उस साइड के अलोंग कंपोनेंट ए कॉस फाई होगा, समझ में आई बात। Yes, sir. ए कॉस थीटा and a sin theta are called as component of A, ठीक है, इनको कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक, समझ में आई बात। Yes, sir. या कंपोनेंट पूरा लिख दें, आप लोगों के लिए पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, आर कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक। उसके अलावा कर देते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए,
ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ ए। बोलो, दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, कहीं कंपोनेंट कहीं प्रोजेक्शन। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कंपोनेंट ऑब्लिक प्रोजेक्शन is called as resolution। ठीक है, तीन वर्ड इस्तेमाल होते हैं, कंपोनेंट, प्रोजेक्शन, रेजोल्यूशन। बात तीनों की एक ही है। कंपोनेंट निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं वेक्टर को, वेक्टर का रेजोल्यूशन करना या वेक्टर को रिजॉल्व करना। बोलो बोलो। Yes, ठीक, तो देखो सर, वेक्टर्स के भी कंपोनेंट्स होते हैं। वेक्टर को हम लोग प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी वेक्टर है ए, कोई भी वेक्टर है ए, चाहे वो फोर्स वेक्टर हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, चाहे वो वेलोसिटी वेक्टर हो, उसके किन्हीं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। एक को एक्स एक्सिस बोल देते हैं, एक को वाई एक्सिस बोल देते हैं फिलहाल के लिए। ये कोई भी वेक्टर है ए, उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ए कॉस थीटा होगा ना। yes, sir. और वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग कंपोनेंट, यहाँ से हमने ड्रॉप किया, ए के हेड से हमने ड्रॉप किया एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? A sin theta. ए साइन थीटा होगा। बोलो बोलो। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आने वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा बोला जाएगा, वाई डायरेक्शन में आने वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा बोला जाएगा। बोलिए। सर अब A cos theta पे एरो नहीं लगाएंगे? लगाया मैंने एरो, यहाँ से अच्छा, लगा सकते हैं। ठीक, तो वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, और वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन फिजिक्स। इनफैक्ट जब भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, दी जाएंगी, तो उनको कंपोनेंट में ब्रेक करना फायदेमंद रहेगा। अगर किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट किधर की तरफ होंगे, एक किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट या उस वेक्टर का असर हर डायरेक्शन में होगा, हर डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे इसी ए वेक्टर का अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना होता कंपोनेंट, ये वेक्टर वही है, किसी और डायरेक्शन में क्या उसका कंपोनेंट होता? बिल्कुल होता। ये एंगल अगर हम फाई मान लें, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट डायरेक्शन D1 के अलॉन्ग कैसे निकालेंगे? ए के हेड से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन के अलॉन्ग। ठीक, इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए कॉस फाई हो जाएगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। बोलो बोलो। yes, sir. किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम किसी और डायरेक्शन D2 के अलॉन्ग
ये d1 डायरेक्शन है, किसी और डायरेक्शन d2 के अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं और ये वाला एंगल होता अल्फा, तो क्या करते हैं, इस वेक्टर के हेड से एक ड्रॉप करते परपेंडिकुलर डायरेक्शन d2 के अलोंग, ये वाली जो साइड होती है वो कितनी हो जाती, A cos alpha. A cos alpha. ये cos अल्फा। ठीक, तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हर डायरेक्शन में होगा, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हर डायरेक्शन के अलोंग हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन, प्रोवाइडेड उस डायरेक्शन के अलोंग उस डायरेक्शन से वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ये बात हमें मालूम है। समझ में आ रही बात? बोलो। Yes, sir. ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं एक फोर्स है 10 न्यूटन का जो कि एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 37 डिग्री, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 37 ज़्यादा लग रहा है। एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ठीक, एक्स एक्सिस है। तो व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ फोर्स along x axis? 8 Newton. बोलिए। Sir, 8 Newton. पक्की बात है, सही आंसर। कैसे आया 8 न्यूटन? 10 cos 37 डिग्री से आया। cos 37 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, कितनी होती है? 4/5. 4/5. 4/5. ठीक है, बोलिए बोलिए। Yes, sir. मैं आपसे बोलूं कंपोनेंट ऑफ, इसी फोर्स का कंपोनेंट ऑफ फोर्स along y एक्सिस कितना हो जाएगा? 6 Newton. 6 न्यूटन हो जाएगा, सही आंसर। 6. y एक्सिस से ये फोर्स कितना एंगल बना रहा होगा? 53 degree. 3। 53. तो या तो हम बोले कि ये 10 sin 37 हो गया, अगर x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था तो y एक्सिस और x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट a cos 37 था, तो y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट a sin 37 हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. ठीक, या हम इससे एंगल निकाल दें, sin 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। 3/5. एंगल निकाल दें, इससे एंगल 53, इसके अलावा कंपोनेंट a 10 cos 53 हो जाएगा। बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक, अगर मैं बोलूं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू फोर्स कितना हो जाएगा? So 0. परपेंडिकुलर टू फोर्स मतलब So 90 degree पे cos 90. 90 डिग्री पर। फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा? आंसर इज नो।
फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो इस डायरेक्शन डी के अलोंग, ये कोई डायरेक्शन है स्पेस में, इस डायरेक्शन डी के अलोंग इस फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, है ना। F cos 90 बोल देते हैं, F cos 90 विल बी इक्वल टू 0। बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट हो सकता है, हमें वो कंपोनेंट निकालने आने चाहिए। बोलो, ठीक है। Yes, sir. यस सर। कंपोनेंट निकालना फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, एक पार्टिकल को आपने जमीन से प्रोजेक्ट किया, लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगी। ठीक, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? सर 10/√2। 10/√2. 10/√2. बोलो Not 10/√2. बोलो 10/√2। वेरी गुड। 10/√2. कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा? So same. सेम। Same Not है। same. ठीक, इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या सिंपली बोल दें एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी 10/√2, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10/√2। ठीक है, ठीक है। अगला एग्जांपल, एक वॉल है, उसके पास एक पार्टिकल आ रहा है v वेलोसिटी से। ये वाली एक्स एक्सिस बोल देते हैं, ये वाला एंगल बोल देते हैं थीटा। तो इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया? So V cos theta. v cos थीटा। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया? V sin theta. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला v cos थीटा, इधर वाला v sin थीटा। अब ये बताइए, इतने को भूल जाइए। ठीक, अगर माना जाए कि सिर्फ v sin थीटा कंपोनेंट है, अगर सिर्फ v sin थीटा कंपोनेंट हो या वेलोसिटी v sin थीटा ही हो, तो क्या ये बॉल इस वॉल से टकराएगी? No, sir. No sir. नहीं टकराएगी ना? बोलिए, No, sir. नहीं टकराएगी ना? सर उन दोनों का रिजल्टेंट की वजह से टकरा रही है। सुनो मेरी बात, v sin थीटा कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो कि पैरेलल टू वॉल है, v cos थीटा वो कंपोनेंट है जो कि वॉल के अलोंग है। तो v sin थीटा कंपोनेंट इज पैरेलल टू वॉल। जो कंपोनेंट पैरेलल टू वॉल है वो इस बॉल और वॉल के कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
not responsible for collision. ठीक, it is only this component which is responsible, है या नहीं? Yes, sir. V sin theta component नहीं responsible है, only V cos theta component is responsible for the collision of ball with the wall. Only V cos theta is responsible. बोलो, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे और हर कंपोनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको समझनी है कि ये क्या कर रहा होगा, इसकी वजह से क्या हो रहा होगा। जैसे इससे प्रीवियस वाली प्रॉब्लम में इधर वाला जो कंपोनेंट है उसके वजह से बॉल, ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा होगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं। अभी यही सब चीजें हमको पढ़नी है आगे जाके ना। अभी मतलब टॉपिक कंप्लीट नहीं कर रहे हैं कि पूरा बता दें यहीं पर। ठीक, और एग्जांपल देते हैं। एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा, मान लीजिए एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे फोर्स लगा एफ। ठीक, और ये पार्टिकल जमीन पे चलता हुआ यहाँ आ गया। ठीक, उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई एस। तो इस फोर्स के दो कैसे हुआ, फोर्स इधर लग रहा है, अपना भी वेट लग रहा होगा, जमीन पे ही खिसकता हुआ वो यहाँ से यहाँ आ गया। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक इधर की तरफ एफ कॉस थीटा, एक इधर की तरफ एफ साइन थीटा। बोलो, है ना? बोलो। Yes, sir. फोर्स जब लगता है किसी पार्टिकल के ऊपर तो वो फोर्स वर्क करता है, पढ़ा हुआ है ये। फोर्स Yes, sir. फोर्स जब किसी पार्टिकल के ऊपर लगता है ना, तो फोर्स ही वर्क करता है। फोर्स डस वर्क। ठीक, इस कंडीशन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क करवाएगा F cos Sir, theta. F cos theta. ना? एफ साइन थीटा कंपोनेंट। अगर मालूम है अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बस यहाँ एक बात बतानी है कि इसको हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एफ कॉस थीटा कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है वर्क के लिए। वर्क इज डन ड्यू टू एफ कॉस थीटा कंपोनेंट ओनली। ठीक, कंपोनेंट में ब्रेक किया, हर कंपोनेंट का रोल अलग अलग। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, सर, पहले वाले एग्जांपल में F sin थीटा क्यों नहीं वर्क करेगा? अभी देखेंगे आगे, वर्क में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी रहने दो। ठीक, ठीक है, चिंता करी मतलब कोई इसमें टेंशन मत करो, अभी पढ़ेंगे ना वर्क के बारे में। टॉपिक Yes, डेविएट हो जाएगा फिर। एक डोर सबने देखा हुआ है और हिंजेस ऐसी लगी हुई है। तो डोर है, उसमें हिंज लगी होती ना, उसके ऊपर Yes, sir. फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। ऊपर से देखने पे ये डोर ऐसे दिखाई दे रहा है, ऊपर से देखने पे डोर ऐसे दिखाई दे रहा है। हिंज लगी हुई है, ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, हैंडल के ऊपर ऐसे। ठीक, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है।
फोर्स के अलग अगेन दो कंपोनेंट है, एक इधर की तरफ F cos थीटा, बोलो, एक इधर की तरफ F sin थीटा, बोलो बोलो, Yes, sir. है ना? कौन सा कंपोनेंट वर्क करवाएगा? सर एफ साइन थीटा। Sin theta. कौन सा कंपोनेंट दरवाजे को घुमाएगा? Which एफ साइन थीटा। component, which component will rotate the door? Answer is F sin theta. बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस भी किया हो, है ना? इसका आंसर आपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया होगा, है ना? दरवाजे जब खोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इधर फोर्स लगाने का, हैंडल पे इधर फोर्स लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. उसका कुछ असर इधर भी है, इस फोर्स का जो असर इधर है वो कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है दरवाजे को घुमाने के लिए, सिर्फ F sin थीटा कंपोनेंट ही इस दरवाजे को रोटेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोलो बोलो। यस सर। अगला एग्जांपल, एक आदमी है यहाँ खड़ा हुआ और एक बर्ड है ऐसे, आदमी जो है इस बर्ड को देख रहा है कंटिन्यूसली, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। आदमी की आंख और इस बर्ड को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है? ये बर्ड अभी फ्लाई कर रही है v वेलोसिटी से। ऐसा रैंडम केस हो सकता है ना, ये तो रिकमेंड नहीं कि ये बर्ड जो है सीधे आदमी की तरफ जा रही हो या सीधे से दूर जा रही हो। ये लाइन ऑफ साइट एक डायरेक्शन है, बताओ, बोलो, हो सकता है ना ऐसा? यस Yes, sir. मेरा एंगल मान लिया थीटा है। अगेन इस बर्ड के इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक इधर वाला v cos थीटा, एक इधर वाला v sin थीटा, ठीक है? इनकी दूरी मान लो इस समय r है, इनकी दूरी मान लो इस समय r है, ठीक है? ठीक है? Yes, sir. तो अब ये बताना है होमवर्क, कि v cos थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्या कर रहा होगा, और v sin थीटा की वजह से क्या हो रहा होगा। एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? बर्ड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने घर में अपने भाई बहन किसी से भी बोल दीजिए कि तुम यहाँ से मूव करो, ठीक है, हम तुमको देखेंगे, ठीक? समझने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी बता दे रहा हूँ, आगे भी सारी बातें होंगी, लेकिन अभी आप पढ़ोगे, आप अभी ही इन चीज़ों को समझ जाइए, उसको याद कर लीजिए, आगे दिक्कत नहीं होगी सोचने में। किसी भी अपने भाई बहन को, पेरेंट को बोलिए आप चलो, ठीक है, v वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में, हम आपको देखेंगे बस, ठीक है? किसी एक इंस्टेंट पे v cos थीटा और v sin थीटा उस समय पर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? दोनों का रोल अलग अलग होगा, बोलो। Yes, sir. ठीक है, किसका रोल क्या होगा? रोल बताना है, इनका बताना है रोल, या ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। चलिए, सो दैट वाज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर।
ठीक है। अब जब हमने किसी वेक्टर को तो क्या बात हुई, वेक्टर को हम कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। किसी वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट हर डायरेक्शन में होंगे एक्सेप्ट उस वेक्टर के परपेंडिकुलर, है ना। there will be no component of a vector perpendicular to it, है ना। there will be no component of a vector perpendicular to it। बताओ, बोलो। sir. ठीक। तो ये कंपोनेंट में जब हमने ब्रेक कर लिया, उसका अगला वाला टॉपिक है क्या, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन कंपोनेंट फॉर्म। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन कंपोनेंट फॉर्म, या इसको कई बार हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप दे रखी होगी। ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप दे रखी होगी, या किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स 2i कैप प्लस 7j कैप दे रखा होगा। ऐसे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रखा होगा। तो हमें दो चीज़ें सीखनी है, ऐसे फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और दूसरी चीज़, अगर ऐसे कोई फोर्स रिप्रेजेंट दे रखा हुआ किया हुआ है तो उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी किसी पार्टिकल की 3i कैप प्लस 4j कैप है, इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है, बोलो। So उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक आई कैप डायरेक्शन में और एक जे कैप डायरेक्शन में। पहले हम सीखते हैं कि ऐसे किसी कंपोनेंट को इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, ऐसे किसी वेक्टर को हाउ टू इंटरप्रेट ए वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। एक हमको ये पढ़ना है, दूसरा हमको पढ़ना है हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक, इस फॉर्म में कैसे वेक्टर को लिखा जाएगा। दोनों चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली हैं, कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है, बस उसको समझना है। तो पहला वाला पार्ट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। इट इज द इजीएस्ट पार्ट। मान लिया जाए कि आपको दे रखा है कोई वेक्टर, वेलोसिटी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका क्या मतलब, वेलोसिटी बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका क्या मतलब, सिंपली इट इज नथिंग बट सम ऑफ टू वेक्टर्स। 3i कैप एक वेक्टर है कि नहीं है, Yes, sir. Yes, sir. इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। 4j कैप एक वेक्टर है कि नहीं है, Yes, sir. इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। ठीक, ये जो प्लस है ऑब्वियस सी बात है, दो वेक्टर्स के बीच में प्लस है, तो ये वेक्टर वाला प्लस है। तो वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर है, 3i कैप प्लस 4j कैप, और दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लॉ से, पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड, ये हो गए वेलोसिटी वेक्टर। तो 3i कैप प्लस 4j कैप देयरफॉर इज ए वेक्टर।
ठीक है, हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, हमने उस वेक्टर v के दो कंपोनेंट दिए हैं, x वाला कंपोनेंट है, इसका y वाला कंपोनेंट। इस वेक्टर का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर है? 3i कैप है। यही क्या 3 यूनिट है। कंपोनेंट एक्चुअली में वेक्टर नहीं होता, कंपोनेंट एक वैल्यू होती है ना। 3 वेक्टर नहीं है, मतलब कंपोनेंट वेक्टर नहीं, वो 3 के बराबर है, लेकिन 3i कैप एक वेक्टर है। ठीक, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर हो गया? 4 4 4 समझ में आई बात? Yes, sir. कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 3 या 4? सर 5 √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना हो जाएगा वो? 5 5. 5। ठीक है, बोलिए। इट विल बी इक्वल टू 5। ठीक, और एंगल ए वेक्टर, एंगल वेलोसिटी वेक्टर makes with x axis कितना? कितना? 53 सर 53 डिग्री। 53 डिग्री। tan इनवर्स 4/3 ऐसे लिखते हैं, tan इसको लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, tan इनवर्स 4/3 which is equal to 53 डिग्री। 3 4 5 का ट्रायंगल। समझ में आई बात? बोलो। yes sir यस तो इस बात को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये कि मैंने एक एरो बनाई 5 मीटर पर सेकंड की, और मैंने बोला ये एंगल 53 डिग्री। बोलो, ये ग्राफिकल तरीका हो गया। बोलो। यस सर। दूसरा, मैंने बोला कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड is 5 meter per second and it makes 53 degree with positive x-axis। बोलो, ये फर्स्ट मेथड हो गया। बताओ यस सर। सेकंड मेथड हो गया, बताओ, और थर्ड क्या हो गया? बस ये लेती है थर्ड मेथड। यहाँ कहीं डायरेक्टली 5 की बात नहीं है, मैग्नीट्यूड 5 है, यहाँ कहीं नहीं डायरेक्टली ये बात नहीं बताई गई, लेकिन इससे हम ये बात इंटरप्रेट कर सकते हैं। बोलो बोलो। यस सर। और इससे बात हम लोग बोल सकते हैं, उस वेलोसिटी का x कंपोनेंट 3 है, y कंपोनेंट 4 है, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 53 डिग्री है, एंगल बना रहा है 37 डिग्री एंगल, 53 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। इट्स अ वेरी सिंपल वे। बोलो, सबसे ज्यादा मैथमेटिकल तरीका यही है, सबसे ज्यादा प्रिसाइज तरीका यही है। बताओ, है ना? फोन पे भी बोल दो अपने दोस्त से वेलोसिटी, एक पार्टिकल कार की वेलोसिटी इतनी है, तो उसको समझ जाना चाहिए। बोलो। यस सर। यस सर। तो मैं एरो बना के दूं, कहीं कहीं के सवालों में एरो भी बनी हुई होगी, कहीं कहीं सवालों में ये लिखा भी हुआ होगा, कहीं कहीं सीधे ये लिख दिया होगा।
समझ में आ रही है बात? जैसे एग्जांपल के लिए किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ठीक, अभी हम लोग सिर्फ 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात करेंगे। 3 डायमेंशनल वेक्टर अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है? उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होगी 3D वेक्टर में। 3D वेक्टर को अलग से कर लेंगे, एक टॉपिक बना के 3D वेक्टर को कर लेंगे। जो काम 2D वेक्टर में कर रहे हैं वही काम 3D वेक्टर में भी करेंगे। मान लो किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन आई कैप प्लस 20 न्यूटन जे कैप। ठीक, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? √500। √500। 10√5 है। सबको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और यस ये सर। कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? ये फोर्स कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2। बोलो। ध्यान रखना है, अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक एन एरो। इसका मैथमेटिकल और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है, इसको और किसी तरीके से लिख दें। ये बराबर है 10 इधर 20 इधर, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। बोलो बोलो। यस सर। जहां तक बात है फोर्स के मैग्नीट्यूड की, बेसिकली 2 वेक्टर का समय ध्यान रखना है इस चीज को, 2 वेक्टर ही ऐड कर रहे हैं हम लोग। जहां तक बात है फोर्स के मैग्नीट्यूड की तो वो √500 है। जहां तक बात है फोर्स के एंगल की तो tan थीटा बराबर 2 है। बोलो, क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। इस फोर्स का x कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना है? 10। 10। 10. कंपोनेंट दे ही रखा है ना, कंपोनेंट दे ही रखा है। ठीक, तो किसी भी ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में इंटरप्रेट करने वाली बात हो रही थी ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इंटरप्रेट पढ़ रहे थे, इस वेक्टर को कैसे किया जाएगा इंटरप्रेट। ऐसा कोई वेक्टर दे रखा हो तो कर लेंगे इंटरप्रेट, बताइए। कोई नई बात मैंने नहीं बताई, जो पहले बताया था उसी की कंटिन्यूएशन में सारी बात हो रही है। ऐसे कोई वेक्टर दे रखा तो उसको कर लेंगे इंटरप्रेट, बताइए। Yes, sir. यस सर। और मान लिया जाए कोई वेक्टर है, समराइज करें, अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर बराबर AXI कैप प्लस AYJ कैप। ठीक, अगर उसको समराइज करें, ए वेक्टर बराबर AXI कैप प्लस AYJ कैप। व्हाट इज AX? इसको क्या? X component। X component of A vector. What is AY? Y component of A The vector. component of a vector। ये AX। सर तो हाँ बताओ। सर जब आई कैप और जे कैप लगाए तो सर एक्स और वाई लिखने का क्या सर मतलब है? मतलब सर मतलब आई कैप तो रिप्रेजेंट यही कर रहा है कि वो एक्स डायरेक्शन में है, हाँ, तो सर एक्स लिखने का क्या मतलब है? मतलब ए एक्स। बस लिख दिया, सिंबल के लिए लिख दिया। और क्या लिखते? दोनों ए लिखते क्या? दोनों ए लिखने का मतलब तो नहीं है ना, हमें सिंबल अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। अच्छा yes। और AX लिखना ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा यूजफुल है। हमें समझ देख के लग रहा है यार AX एक्स कंपोनेंट होना चाहिए नाम से।
दोनों वी कांट से ना भाई, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। एक्स कंपोनेंट 10 था, वाई कंपोनेंट 20 था, इसके लिए मैंने एक्स इस्तेमाल कर लिया, इसके लिए मैंने वाई इस्तेमाल कर लिया। बोलो यस सर, यस समझ गए। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ax ax square plus ay ax square. square plus ay square. ए वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बोलो। और फाइनली इस ए वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना होगा? सर ए Sir, a वेक्टर vector upon a magnitude. ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के बराबर है। Yes, sir. मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो उस वेक्टर के अलॉन्ग हम चाहें तो कंपोनेंट फॉर्म में यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। जैसे यही वाला क्वेश्चन था 3i कैप प्लस 4j कैप, ये किसी पार्टिकल की वेलोसिटी थी, मुझे बताना है v कैप कितना होगा। मुझे बताना है v कैप कितना होगा। 3i cap plus 4j cap upon 5. Plus 4j cap upon 5. 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, और v कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? So 1. ऑब्वियसली बात है 1 होगा। इसी को चाहें तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप भी बोल सकते हैं इसी वेलोसिटी वेक्टर को, है ना। इसी वेलोसिटी वेक्टर को 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप भी बोल सकते हैं। और ये दोनों में 5 से डिवाइड कर दिया। अगर फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, फोर्स वेक्टर दे रखा था एग्जांपल के लिए 10i कैप प्लस 20j कैप, तो फोर्स वेक्टर के लॉन्ग एफ कैप कितना होगा? 10i cap plus 20j cap upon 500 root 500. आयुषी वही लड़की है क्या जो विनायक के नंबर कम करने आई थी? हाँ, याद है कौन था वो? तुम्हारी क्लास में मैं आ चुका हूँ ना पहले। क्यों, तुम लोग को याद है कुछ? यस सर सर। न्यू Yes. एडमिशन है। हाँ, सर वो न्यू एडमिशन है अभी। आयुषी? यस सर। अच्छा, आयुषी नहीं थी तो कौन थी वो लड़की फिर? दो लड़की आई थी, तो विनायक को एक नंबर एक्स्ट्रा दे दिए गए। शिवांगी थी वो या श्रेयांशी? किसी को याद नहीं है। आयुषी तुम नए एडमिशन हो? Yes, sir. कहाँ से पहले कहाँ पे थी? सर इसी स्कूल में थे दूसरे सेक्शन। अच्छा अच्छा। 10i कैप प्लस 20j कैप अपॉन कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ये? यस सर। ठीक है, Yes, sir. इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को, मतलब ऐसा अगर कंपोनेंट दे रखा हो उसको हम रीड कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उस वेक्टर के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन मालूम है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस जे कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? So under root 2. अंडर रूट 2। बोलो, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, बोलो। Yes, sir. ए वेक्टर का
ए कैप कितना हो जाएगा? क्या ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है? क्या ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है? नो सर। उसका Yes, sir. उसका मैग्नीट्यूड √2 आ रहा है, कैसे है सर? यस ए मैं कितना होगा? ए कैप कितना होगा? आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई रूट। √2। √2 बोलो, समझ में आ रही है? अब बना यूनिट वेक्टर, बोलो भाई ए कैप Yes, sir. को हम नाउ वी कैन से 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। अब बनाना यूनिट वेक्टर, बताओ, बोलो। यस सर। और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप। क्या ये यूनिट वेक्टर है? नो सर। इसका कितना मैग्नीट्यूड है? इसका भी वही √2 होगा। √2। बी कैप कितना होगा? आई कैप माइनस जे कैप बाय √2। आई कैप माइनस जे कैप बाई 2। तीसरा वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ये यूनिट वेक्टर है? नो सर। सी कैप कितना हो जाएगा? तो वही √2 ये हो गया और Sir, आई 1. कैप प्लस जे कैप बाय √2। चौथा वेक्टर है माइनस आई कैप माइनस जे कैप। क्या ये यूनिट वेक्टर है? ये भी नहीं है ना। देखो इधर, ये सारे वेक्टर हैं, कोई घबराने की कमेंट नहीं है। आपको बस ये बोला जा रहा है कि आई कैप एक वेक्टर और जे कैप एक वेक्टर को ऐड कर दो। तो अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस को ऐसे बोल दें, एक्स वाई एक्सिस को ऐसे बोल दें, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो ए कैप कौन सा वेक्टर है? ए कैप ये वाला वेक्टर है, सॉरी, ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है? आई कैप इधर की तरफ हो गया, जे कैप इधर की तरफ हो गया। बताओ, ए ये वाला वेक्टर है, बोलो। यस सर। बी कौन सा वेक्टर है? बी किधर होगा? बी किसके बराबर है? आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय √2 होगा यहाँ पे। बी किधर होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सी किधर होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही बात। सबको ये बात समझ में आ रही है? नहीं हो तो बताओ अभी। यस सर। बी किधर होगा? सर डी फोर्थ में होगा। थर्ड में होगा। थर्ड में सॉरी। Third. थर्ड में होगा। ठीक, बोलो बोलो। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. थर्ड फोर्थ थर्ड में क्यों आया? बेसिकली ये दो वेक्टर का सम है ना। क्या करना है? माइनस आई कैप इधर, माइनस जे कैप इधर, इन दोनों का सम डी वेक्टर हो जाएगा। बोलिए बोलिए। यस सर। Yes, sir. एक और एग्जांपल लेते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे उसके बाद। क्या? लेट अस से एक वेक्टर है आई कैप प्लस 7 जे कैप, दूसरा वेक्टर है 7 आई कैप प्लस जे कैप।
तीसरा वेक्टर है मेरा माइनस जे कैप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को रहने दीजिए, तो दो ही ले लेते हैं। क्या ये दोनों वेक्टर एक ही वेक्टर है या अलग अलग वेक्टर है? क्या ये दोनों वेक्टर एक ही वेक्टर है या अलग अलग वेक्टर है? सर अलग। ए वेक्टर का सर अलग अलग। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √50। √50, वेरी गुड, ये 25√2। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? सर सेम होगा, √50। दोनों का भले ही सेम होगा, डायरेक्शन अलग। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। क्या दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी? बोलिए। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ए वेक्टर जो होगा वो आई कैप इधर और 7j कैप इधर, 7j कैप इधर, ये हो जाएगा ए वेक्टर। बोलो। और बी वेक्टर हो जाएगा कितना? ये हो गया ए वेक्टर। बोलो, समझ में आ रही बात? और बी वेक्टर किधर हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई कैप 7i कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर इधर की तरफ हो गया। तो ए और बी के भले ही मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। बोलिए, है ना? समरी में एक पॉइंट और वी कैन ऐड, यहाँ जो समराइज किया था हमने, और ये वेक्टर जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ay by ax, ठीक है? ay by ax, बोलो, है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes. यहाँ से चल, आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। आज जो पढ़ा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी आप फिर हर जगह अटकोगे।